डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना या सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं आज आप सीखेंगे, ये बिल्कुल नई है आपके लिए। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि रेजोनेंस जो है वो आपने पढ़ लिया था, तो इसमें एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड का पहले नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर या कूपर स्ट्रक्चर, वो आपको ड्रा कर लेना है। CO2 का आपको पता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है और इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 6 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड में इसके ऑक्सीजन के होते हैं और यही सिचुएशन रहती है इधर। तो ये लोन पेयर जो है आप इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए। ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो वो आपको पता है कि इस तरह से एक एरो से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर को। तो ये मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, थोड़ा स्पेस जैसे कि अवेलेबल जितना है उसी के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर में हम ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसको इधर कर देंगे और इसको बाहर कर देंगे। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो बॉन्ड जो है इधर बन जाएगा और इधर वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर किस टाइप से बनने वाला है। तो यहाँ पर जो है एक बॉन्ड और आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीजन के ऊपर जो है आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो 2 दे रहा है, लेकिन चार्ज 1 पॉजिटिव लगाया है, 2 पॉजिटिव नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसका गया है इधर। तो रेजोनेंस में जब एक बॉन्ड बनता है तो एक ब्रेक जरूर होता है साथ के साथ। तो इस तरह से, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गए। तो इस ऑक्सीजन के पास जो है ऐसे 3 लोन पेयर हो जाते हैं और इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये वाला पेयर जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर किया था और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बाहर किया था इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से करें उल्टा तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, वो आगे आपको बनाना था, मैं नीचे बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये राइट वाली सिचुएशन है वो इधर आ जाएगी और इधर वाली सिचुएशन जो है उधर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे 3 बॉन्ड मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और इसको बाहर करते हैं तो इधर जो है वो सिंगल हो जाता है। तो जिस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन लगा हो, आप कहीं किसी स्ट्रक्चर में देखें तो आपको उस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देने से बना है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और लोन पेयर जो है एक ही होगा। तो इस तरह से इनको 1 2 3 इस तरह से स्ट्रक्चर आपको ड्रा कर लेने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि CO जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन डाइऑक्साइड में वो लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो CO डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ जो है और कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है CO2 का, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको ड्रा कर लेना है। रेजोनेंस में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का फार्मूला क्या होता है, CO3 नेगेटिव। तो C के साथ 3 ऑक्सीजन हैं, अगर इसमें आप हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें तो वो sp2 आ जाती है और इसका इस तरह से 120 के एंगल पर इस तरह से ये तीनों ऑक्सीजन लगे होते हैं। तो क्योंकि ये 2 पर ही नेगेटिव चार्ज है, तीनों पर नहीं, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो तो लगा होगा सिंगल बॉन्ड से और जो विदाउट नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन लगा होगा डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन भी पूरे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाला जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पर 3 लोन पेयर होते हैं। तो क्योंकि ये 3 लोन पेयर हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक बॉन्ड में हो गया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स्ट्रा है तो इसलिए इसके ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और यही सिचुएशन जो है यहाँ पर रहेगी। इस तरह से 3 लोन पेयर और 1 नेगेटिव चार्ज और इसके पास
पास रहेंगे 2 लोन पेयर। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया है। तो अगर आप ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अंदर कर दें और इस तरह से इस वाले को बाहर कर दें, एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो दूसरा बनेगा, ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई रहे। तो इसको अगर आप बाहर कर देते हैं, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर जो है आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं इस बॉन्ड को तो सिंगल कर देता हूँ इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज से, और यहाँ पर जो है इसको हमने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अंदर किया है और ये बन गया है डबल और ये रहा सिंगल ही। तो ये वाली सिचुएशन जो है ये ऊपर वाली यहाँ आ गई है, ये वाली चीज़ वहाँ चली गई है इस टाइप से। तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। तो इस तरह से ये सेकंड स्ट्रक्चर बन चुका है। तो आपको यहाँ से अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है। डबल बॉन्ड जो है पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, तो नेचुरली तीसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर आने वाला है। तो ये बॉन्ड को हम अंदर कर देते हैं और इसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा। यहाँ पर इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज ही रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और 3 लोन पेयर होंगे। और ये वाला बॉन्ड हमने अंदर कर दिया है, इसको बाहर कर दिया है। तो इस तरह से ये आ गया। यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किस पर कितने लगाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि डबल बॉन्ड वाले पे 2 लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड वाले पर 3 लोन पेयर लगाने हैं और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा इस टाइप से। तो इस तरह से थर्ड स्ट्रक्चर भी आप इधर ही बना सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो ये कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी आपको ड्रा कर लेना है। इसके अलावा ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आपको पहले आपको बना के दिखा दिया था, या बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जितने भी एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलते हैं वो आपको ड्रा करके प्रैक्टिस उनकी अच्छे से कर लेनी है। सेकंड टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर या आयन के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है जो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, तो वो कैलकुलेशन से ही आपको समझ में आएगा। तो कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज किसी एटम पर्टिकुलर एटम के ऊपर किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी आयन के अंदर। तो ये उसके एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपको देख लेने कितने हैं। तो माइनस एल मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। तो उसके पास लोन पेयर्स, अगर किसी के पास 2 लोन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हो जाएंगे। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है एल, और माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग कर रखी है तो उसके बॉन्ड चेक करके तो उसका हाफ करके वो माइनस कर देना है। तो फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो है ये फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज जो है हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो हो सकता है एक ही एग्जांपल से समझ ना आए तो 2-3 एग्जांपल करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता हो। तो वाटर का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि इस टाइप से होता है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर भी होते हैं। तभी तो, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ 5 और एक यहाँ पे 6, इस तरह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो अभी मैं फॉर्मल चार्ज इसका ऑक्सीजन का ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको पर्टिकुलरली। तो वो इस फार्मूले से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के, 6 हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे याद रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, ना कि लोन पेयर। तो माइनस हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका आपको हाफ कर देना है, क्योंकि इस बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का तो एक ही है। तो इस तरह से ये हाफ करने से वो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड जितने बना रहा है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और उसका आपको करना है हाफ। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो 6 - 4 - 2 जो है ये यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका फॉर्मल चार्ज जो है वो 0 है। तो इस तरह से इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है ये आप यहाँ से समझ लीजिए, और मैं एक एग्जांपल आपको आगे और दे देता हूँ।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो ये है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है O3। तो ओजोन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है कि इस तरह से उसमें 3 ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं, एक लगा होता है डबल बॉन्ड से और एक लगा होता है सिंगल बॉन्ड से। और ये भी आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड वाले पर तो ऐसे 2 लोन पेयर होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले पर क्या होता है 3 लोन पेयर, और यहाँ पर जो है 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बैलेंस हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको कम दिखेगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिखेगा, ताकि टोटल जो है वो सेम आ जाए। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये सेकेंड ऑक्सीजन है और ये थर्ड ऑक्सीजन है। तो इनमें सबके पास हम ये है वो फॉर्मल चार्ज जो है वो कितना कितना बनता है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सपोज हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। तो देखते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के पास कितना जो है फॉर्मल चार्ज बनता है। तो यहाँ पर फार्मूला तो यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं 6 ही होते हैं, और माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इसके पास 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, माइनस क्या होता है हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है कि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर तो क्या है फॉर्मल चार्ज 0 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम। तो सेकंड ऑक्सीजन एटम के पास देखते हैं कितना फॉर्मल चार्ज बनता है। तो इसी फार्मूले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख लिया है। और हाफ ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड, 2 इधर एक उधर, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो ये 6 आ गया, तो 6 का हाफ कितना होता है 3 और 2 ये 5 हो गए, तो 6 माइनस 5 तो है 1 होता है। और क्योंकि चार्ज है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी आपको मेंशन करना है। तो सेकंड ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज बनता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कम भी था उसके पास, तो इसलिए 1 पॉजिटिव ही बनना चाहिए था। तो ये कैलकुलेट इस फार्मूले से होता है। तो थर्ड में करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो ये देखिए क्या बनता है 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसके वैलेंस शेल में, और यहाँ पर क्या है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर में उसके ऑलरेडी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और हाफ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाता है -1। तो ये आपको सोल्व करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये -1 आ जाता है। तो इसलिए थर्ड के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है वो -1 आ रहा है। वैसे भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो -1 तो फॉर्मल चार्ज आना ही था। तो ये जो है आपको याद हो गया कि इसके ऊपर 0, इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है, इसके ऊपर -1 है। तो इसलिए जो ओजोन का स्ट्रक्चर है कभी कभी आपने देखा होगा बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है, यहाँ पर नेगेटिव। तो जब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाली चीज़ इधर बना के ये इधर बना के, तो इस तरह से 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से आपको ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। फॉर्मल चार्ज में एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम इन HSO4 नेगेटिव आयन। तो इसमें आपको सल्फर का कैलकुलेट करना है, तो ये ज़रूरी है कि HSO4 नेगेटिव का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सल्फर के चारों तरफ इसमें ऑक्सीजन एटम है और किसी एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन भी लगा है। तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ही है और इसके साथ हाइड्रोजन लगा है। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ शॉर्टकट से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होते हैं 6 ही होते हैं, और यहाँ पर लोन पेयर तो कोई भी नहीं है। और आपको क्या या इसमें हाफ करके क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड कितने हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इसका फॉर्मल चार्ज जो है 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं।
फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में ये दो एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए हैं। जैसे ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है आपको Cl एटम में इन HClO4 ये पर क्लोरिक एसिड होता है और उसका जो डॉट स्ट्रक्चर ये कूपर स्ट्रक्चर है। एक्चुअली अगर यहाँ बॉन्ड की जगह आप ये इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, एक एक बॉन्ड की जगह दो दो इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज डॉट स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से HClO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और Cl का जब आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से तो आपका आंसर 3 पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये भी आप ट्राई करना। एक एग्जांपल आप और कर लेना कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन पे हर कार्बन का और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके देखना। इसका स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पता है, जो अभी ड्रा करके दिखाया था आपको। तो कार्बन एटम पे 0 चार्ज आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, और जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन होंगे उसका फॉर्मल चार्ज आएगा -1। तो ये फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस जो है आपको अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है प्रेडिक्शन ऑफ हाइब्रिडेशन। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं ये आपको समझना है। तो पहले भी एक मेथड आपको बताया था, तो ये शायद आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं ClF3। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होने चाहिए सबसे पहले। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है Cl के कितने होते हैं 7। तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड। तो बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसके यूज़ हो गए हैं, वो 3 हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कितने होंगे 7, जिसके टोटल हैं 3 बॉन्ड में यूज़ हो गए। तो 7 - 3 जो है वो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो है वो क्या हो गया 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में तो 3 हैं और लोन पेयर 2 हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 5। तो 5 के हिसाब से आपको हाइब्रिडेशन बतानी है। तो वो क्या बनती है sp3d S1p3d1। तो 1 + 3 4 और एक d है 5। तो इस तरह से ये हाइब्रिडेशन बन जाती है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, इन्हीं का आपको क्या करना है सम करना है। तो इसकी जो शेप है कंक्लूजन ये निकलता है कि ये Cl जो है सपोज कोई एटम है, A एटम है और 3 वो बॉन्ड बना रहा है। तो AB3 हम लिखते हैं और लोन पेयर इसमें 2 हैं। तो ये EB3L2 टाइप की इसकी शेप रहेगी। तो जिसमें मतलब कि 2 तो लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे और sp3 हाइब्रिडेशन होगी। sp3 जो D जो हाइब्रिडेशन होती है ऐसे अपने PCl5 में देखी होगी और उसी जैसी इसकी शेप रहती है। तो मैं उस तरह की शेप आपके सामने इसकी बना देता हूँ कि कैसे इसकी शेप बनने वाली है। तो ये Cl है, इसमें 2 तो लोन पेयर हैं, इस टाइप से बना देता हूँ। और एक इसमें बॉन्ड पेयर जो हैं वो कितने हैं 3 हैं, 3 एटम इसके साथ लगे हैं। एक यहाँ लगा देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर ये Cl है और इस तरह से इसकी शेप बनेगी। तो ये थोड़ा सा F इधर राइट में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे इसको आप बना सकते हैं क्योंकि लोन पेयर से क्या हो रही है रिपल्शन हो रही है। तो इस तरह से इसको भी आप कर लेंगे। तो ये यहाँ से देखें तो इसको T शेप बोलते हैं ClF3 की शेप को। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5 6 7। तो हेलोजन है तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इसकी शेप बनेगी। तो आप इसमें बॉन्ड देख के लोन पेयर देखकर ये शेप जो है बता सकते हैं कि कौन सी इसमें हाइब्रिडेशन होने वाली है। तो इस तरह के हम आगे भी 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें सेकंड एग्जांपल देखते हैं BrF5। तो Br जो है ब्रोमीन है, एक हेलोजन है। तो आपको पता है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेचुरली हेलोजन कोई भी हो तो उसमें 7 ही होते हैं और ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो 5 हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर कितने होंगे जो बाकी बचेंगे इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर। तो इसमें यहाँ पर माइनस कर देते हैं 7 - 5। तो कितना आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में बचते हैं। तो इसलिए क्या होगा लोन पेयर कितने हो जाएंगे तो लोन पेयर तो कितना होगा 1 होगा। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक ही लोन पेयर बचता है तो बनता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं 5 हैं और एक क्या है लोन पेयर है। तो ये इसकी शेप जो है वो कैसे बनती है इसको बोलते हैं EB5L1 टाइप।
तो AB5L1 टाइप का मतलब क्या है कि ए कोई एटम है और बी जो है बॉन्ड बना रहा है वो कितने 5 और एक उसके पास क्या है लोन पेयर है तो L1 हो गया। तो इस तरह से क्या बनता है ये 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 5 + 1 जो है यहाँ पर कितना आ जाता है 6। तो 6 के हिसाब से हाइब्रिडेशन sp3d2 बनती है, एक s 3p और 2 d, 1 और 3 4 और 2 6 हो जाते हैं इस टाइप से। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं उनका जस्ट एक टोटल किया है। तो 6 के हिसाब से शेप तो आपको पता है कि जैसे SF6 की होती थी ऑक्टाहेड्रल, उसी टाइप से इसकी शेप होगी तो वो बना देते हैं इस टाइप से। तो ये Br है और इसके साथ कितने लगे हैं 5 फ्लोरीन लगे हैं, तो एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन तो ऊपर लगा देते हैं हम, 4 लगा देते हैं साइड में, और एक आपको याद रखना है कि इसके पास क्या है लोन पेयर भी है। तो इस टाइप से इसकी शेप रहती है। अगर यहाँ भी फ्लोरीन होता फिर तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप होती। तो अब इसके शेप का नेम जो है वो स्क्वायर पिरामिडल है, बाई पिरामिडल नहीं पिरामिडल। तो इस तरह से ये इस टाइप से रहती है। बाई पिरामिडल में ऊपर नीचे दोनों साइड होना चाहिए, हालांकि उसका नेम ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इस तरह से आप इसके इलेक्ट्रॉन भी टोटल काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में से 5 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचते हैं और उससे एक लोन पेयर बचता है, एक लोन पेयर बनता है। तो उस हिसाब से ये हाइब्रिडेशन कैलकुलेट की गई है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको जरूर नोट करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं SF4। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप उसी तरह से फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये आपको पूरा लिखना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें क्या हो गया 4 हो गया। तो इसमें से बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 6 - 4 जो हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हुए, इलेक्ट्रॉन नहीं देखने आपको लोन पेयर देखना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 के हिसाब से जो हाइब्रिडेशन बनती है वो पहले की तरह क्या बनती है sp3d। तो इस शेप का नेम क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस शेप का हम ऐसे लिखते हैं AB4L1 टाइप का मतलब है कि A कोई एटम है जैसे सल्फर और B4 मीन्स कि वो 4 बॉन्ड बना रहा है और 1 उसके पास क्या बचता है L1 का मतलब है कि लोन पेयर एक ही है। तो इसमें इस तरह से इसकी शेप बनेगी वो आपको समझना है। sp3d है तो नेचुरली PCl5 जैसी शेप बनेगी, लेकिन इसमें एक लोन पेयर भी है। तो एक जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा लोन पेयर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप होती थी उस टाइप से ही इसको बनाते हैं। तो ये यहाँ पर FF लगा दिया इस टाइप से, एक ऊपर एक नीचे तो लगाना ही है और एक आपको लोन पेयर भी लगाना है इस टाइप से यहाँ पे लोन पेयर। तो सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो है इस टाइप से बन जाते हैं। 4 तो ये बॉन्ड बना रहा है, 4 इसमें फ्लोरीन लगे हैं और एक लोन पेयर है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाते हैं। तो इसका नेम जो है वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल तो नहीं है, इसको इस तरह से बोलते हैं, इसको सीसॉ ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये आपको लर्न कर लेना है इसकी शेप और इसका नाम क्या है। ये अगर इसको आप ऐसे टिल्ट कर देंगे तो ये ऐसे शेप आ जाती है, यहाँ पर ऐसे, और ये लोन पेयर रहता है और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। तो ये जैसे वो पार्क में झूला लगा होता है, 2 बच्चे इधर बैठते हैं तो वो सीसा बोलते हैं उसको। तो उस टाइप की इसकी ज्योमेट्री रहती है। तो ऐसे नहीं बनाना, आपको इस टाइप से ही बनाना है। तो इस एग्जाम्पल से भी आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इसमें एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं XeF4। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जीनोन में कितने होते हैं, क्योंकि ये क्या है नोबल गैस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो लास्ट शेल में कितने होते हैं 8 और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 4। तो इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर कितने बचते हैं, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर क्या होगा 8 - 4 का मतलब कितना आ गया 4। तो इसीलिए यहाँ पर लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है तो इसका मतलब 2 लोन पेयर रहते हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर हम इसका क्या करते हैं सम करते हैं, तो ये कितना आ जाता है 6। तो 6 के हिसाब से आपको पता है हाइब्रिडेशन क्या होती है sp3d2। और यहाँ पे याद रखना है कि 2 लोन पेयर भी हैं, तो इस शेप को ऐसा बोलते हैं AB4L2 टाइप, मीन्स कि वो बॉन्ड 4 बना रहा है और उसके अलावा 2 जो हैं वो लोन पेयर हैं। तो 6 के हिसाब से आपको शेप बनानी है। 6 के हिसाब से जैसे आप पहले शेप बनाते थे ऑक्टाहेड्रल टाइप की, उसी टाइप की बना दीजिए। और इसमें 4 तो फ्लोरीन है, को इसका फार्मूला देख लिया है, और 2 लोन पेयर हैं। तो
एक लोन पेयर ऊपर लगा लीजिए, एक लोन पेयर नीचे लगा लीजिए। तो अगर यहाँ पे एटम होते तो फिर तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती। तो अब तो ये एक स्क्वायर टाइप की शेप है, तो इसको शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। तो इस टाइप से ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन आपको टोटल चेक कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 लोन पेयर में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके आप XeF2, XeF6, SF6 वाटर, अमोनिया सबकी हाइब्रिडेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी मेथड जो है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। तो ये अनदर मेथड में अगर एक नंबर आपको सम निकालना है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का, तो वो कैसे करेंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं उस एटम के कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, उसके साथ सिंगल बॉन्ड से कितने एटम जुड़े हैं, मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, और प्लस माइनस अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूले को यूज़ कैसे करना है, तो ये इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के केस में देखते हैं कैलकुलेट करके कि ये क्या नंबर आता है और हाइब्रिडेशन कैसे इसकी बनती है। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन ही नेचुरली देखनी है सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, और एटम इसके साथ कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, और चार्ज तो कोई नहीं है वाटर के ऊपर। तो ये कितना आ गया, 6 + 2 8, और उसका हाफ कितना हुआ 4, और उस हिसाब से हाइब्रिडेशन जो बनती है वो क्या बन गई है, sp3। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एक s और 3 p 4 होते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं अमोनिया का। तो इस तरह से नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, और 3 उसके साथ मोनोवैलेंट एटम लगे हैं, सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं तीनों। तो ये लगे हैं और चार्ज कोई नहीं है, तो ये भी 4 और ये भी sp3 आ जाएगा। आपको इसको स्लोली जो है लर्न कर लेना है। और CO2 का एग्जांपल बड़े ध्यान से देखना है आपको। इसमें कार्बन के लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 4 होते हैं, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर कोई नहीं लगा है। ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है, डबल बॉन्ड से लगता है, तो मोनोवैलेंट एटम इसमें 0 लगे हैं, और चार्ज भी इसके पास कोई नहीं है। तो इस हिसाब से ये 4 का हाफ कितना आ जाता है, 2, और हाइब्रिडेशन इसमें आएगी sp। तो इस तरह से ये कार्बोनेट आयन भी देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बन के लास्ट शेल में ये हाफ तो करना ही है, लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो ये मैं 0 कर देता हूँ। और चार्ज जो है, ये चार्ज इसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज हो तो आपको प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस करना है। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया, तो ये 6 का हाफ कितना होता है, 3 के हिसाब से हाइब्रिडेशन जो बनती है sp2 बनती है। तो इसके लिए आप किसी दूसरे मेथड से जो सबसे पहले आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। तो NH4 पॉजिटिव एक लास्ट में देखते हैं। नाइट्रोजन के क्या है, लास्ट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर 4 लगे हैं, ये मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पर। और जो है चार्ज जो है, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव चार्ज है तो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, अगर माइनस था तो हमने प्लस किया था। तो ये कितना आ गया है, तो ये 9 में से क्या हुआ, 1 माइनस हो गया, तो 8 का हाफ कितना हो गया, 4। तो इसमें हाइब्रिडेशन बनती है sp3। तो ये वाला एग्जांपल, इस फार्मूले को यूज़ करके आप बाकी के मॉलिक्यूल्स की, मीथेन की या बाकी सब मॉलिक्यूल जो आपने स्टडी किए हैं उनकी हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट करके देख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें फाइंड आउट करना है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई कितने हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से होता है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन पर ये 3 क्या लगे हैं, H लगे हैं। तो ये नेचुरली ये तीनों बॉन्ड तो सिग्मा ही होंगे, ये भी सिग्मा होगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आपको याद रखना है कि ये तो सिग्मा होता है और बाकी दोनों क्या होते हैं, पाई, तो ये भी सिग्मा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया, 6 सिग्मा एंड पाई कितने हुए, 2 पाई। तो जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होता है वहीं पाई बॉन्ड होते हैं, और उसमें सिग्मा एक होता है, बाकी पाई ही होते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन
कंबाइन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जनरली फार्मूला दिया होता है। तो एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल आता है, कई बार कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछा गया है कि इस टाइप का, इसको नेप्थलीन बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस टाइप से। तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जैसे दो बेंजीन जुड़ी हुई होती हैं, तो ये यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है, आपको पता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है यही पाई है, बाकी तो सब सिग्मा है। तो स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, दोबारा से बनाना है इस तरह से अच्छे से, और यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड दिखाना है इस टाइप से, यहाँ भी, और हर कार्बन पे एक H भी होता है तो वो भी आपको काउंट करना है। तो ये सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा में ही काउंट होगा इस टाइप से, और यहाँ पे जो दूसरा बेंजीन है तो नेचुरली यहाँ पे कोई H नहीं होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर बाकी सब जगह तो क्या होंगे, H होंगे, H इस तरह से आपको लगा लेने हैं, और यहाँ पे H नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड किस टाइप से है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इसी स्ट्रक्चर को दोबारा किया है, आप यहीं पर HH लगा सकते थे, और इसमें आपको ये 1 2 3 4 5 मल्टीपल बॉन्ड तो 5 हैं, ये पाई होंगे, और ये सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड, ये भी सब, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो आपका आंसर जो है 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन जो है कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में इस तरह की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है।